यह कहानी है रामू की। रामू एक बहुत ही गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम मधु था और उसके छोटे बेटे का नाम चिंटू था। रामू था तो बहुत मेहनती, लेकिन उसे उसके मेहनत का फल नहीं मिलता था। वह और उसकी पत्नी दोनों सारा दिन खेत में लगे रहते थे। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या मैं पिताजी को खाना खाने के लिए बुला लाऊं? हाँ बेटा, मैं तो उन्हें कब से बुला रही हूँ, लेकिन वह है कि मेरी कुछ सुनते ही नहीं। फिर चिंटू रामू को बुलाने के लिए जाता है। पिताजी, आप जल्दी से खाना खाने चलो ना। आप कब से काम ही कर रहे हो। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। फिर रामू अपने बेटे के साथ अपनी पत्नी के पास चला जाता है। उसकी पत्नी ने सबके लिए खाना परोसा और वह सब खाना खाने के लिए बैठ गए। मेरी ईश्वर से बस यही एक प्रार्थना है कि इस साल अच्छे से बारिश हो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल ठीक से बारिश न होने के कारण अपनी मेहनत बर्बाद हो गई थी। हे ईश्वर, इस बार ऐसा बिल्कुल भी ना हो। रामू मधु के सारे गहने बेचकर अपने खेत के लिए खाद और बीज खरीदता है। रामू बहुत मेहनत से अपने खेत में बीज बो रहा था। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसकी फसल अच्छी होगी। कुछ दिनों बाद उसके खेत में अच्छी खासी फसल उग जाती है, लेकिन पकने की वजह से और बारिश न होने की वजह से उसकी फसल जल्द ही सूख जाती है। यह देखकर रामू बहुत दुखी होता है और अपने घर चला जाता है। आप हिम्मत मत हारो, आप फिर से एक बार कोशिश करो। क्या पता इस बार बारिश हो जाए और अपनी फसल अच्छी हो जाए। इस बार तो तुम्हारे गहने बेचकर बीज और खाद ले आया था, लेकिन अब मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊं बीज और खाद खरीदने के लिए? आप अपने गांव के सेठ धनीराम से पैसे उधार ले लो। अब अपने पास एक ही रास्ता है, क्योंकि हम लोग ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रह सकते। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वह बहुत ही बदमाश आदमी है। एक बार जो उसे पैसे ले लिए तो उसका ब्याज कभी खत्म ही नहीं होता। पता नहीं वह अपना किस हिसाब से हिसाब चलता है। अब हमारे पास इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं है। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है, लेकिन रामू को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पैसों का इंतजाम कैसे करें। सेठ धनीराम से पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन गांव के कई लोग उसके जाल में फंस चुके हैं, और जो भी उसके जाल में फंसा है उसने अपनी जमीन तक गंवा दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कहां से लेकर आऊं पैसे? अगर पैसों का जुगाड़ नहीं किया तो खेती कैसे करूंगा? रामू का ऐसा सोचते सोचते सुबह हो जाती है। रामू बेचारा ना चाहते हुए भी सेठ धनीराम के पास पैसे लेने के लिए चला जाता है। अरे आओ आओ रामू भाई, बताओ कैसे आना हुआ। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, वह नए बीज और खाद लाने के लिए। अरे तो इसमें इतना डरने की क्या बात है। हम तो बैठे ही हैं पैसे देने के लिए। हम तो जरूरतमंद लोगों की सेवा ही करते हैं। पता है रामू, यह जीना भी कोई जीना है, अगर आप किसी का मदद ना करो तो। पता है, मैं तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझ जैसे इंसान को ईश्वर ने तुम जैसे लोगों की सेवा करने के लिए चुना। रामू को धनीराम की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह उस समय चुपचाप उसकी बातें सुनता खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मदद सिर्फ और सिर्फ अब वही कर सकता है। अरे रामू, क्या सोच रहे हो? बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मालिक, अभी सिर्फ मुझे 15,000 की जरूरत है। अरे तुम 15,000 लो, 25,000 लो या फिर 50,000 लो, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, ब्याज तो पूरा 25% लगेगा। रामू मजबूर था, इसलिए उसने सेठ से पैसे लिए और वह वहां से चला गया। चालू आदमी कहीं का 25% ब्याज ले रहा है और कह रहा है कि मैं समाज सेवा कर रहा हूं। लेकिन दुख तो इस बात का है कि ईश्वर भी ऐसे लोगों की ही मदद करते हैं। हम जैसे लोग तो इधर उधर की ठोकरें ही खाते हैं। फिर रामू बीज और खाद लेकर अपने घर चला जाता है। फिर सुबह होते पर रामू अपने खेत में बीज बो देता है और उसके बाद बारिश भी हो जाती है, जिससे रामू की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। देख रही हो मधु, इस बार अपने खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है, और इतनी अच्छी फसल होना ही एक किसान की जीत होती है, और यह सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुम मुझे हौसला न देती
तो अपने खेत में इतनी अच्छी फसल ना हो पाती, और तुमने भी अपने खेत में बहुत मेहनत की है। अब अपने भी अच्छे दिन आने वाले हैं। जी, ये सब तो ईश्वर की कृपा है कि इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब हम लोग जल्दी से ही सेठ धनीराम का कर्ज चुका देंगे। यह सब बातें करके दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर उसी दिन रात को बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात बहुत तेज बारिश होती है। सुबह होने पर भी बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। मधु ना जाने यह बारिश कब रुकेगी। पहले तो बारिश हो नहीं रही थी, अब हो रही है तो इतनी हो रही है कि कल रात से रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या पता मेरी फसल कैसी होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, देखना ये बारिश जल्दी ही रुक जाएगी, फिर आप जल्दी जाकर अपने खेत की फसल को देखाना। मधु यह बोलकर रामू को दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पता है कि अब तक उसकी फसल खराब हो चुकी होगी। फिर ऐसे ही बारिश 5 दिन तक रुकने का नाम नहीं लेती। 5 दिन बाद जब बारिश रुकती है तो रामू जल्द ही सुबह होते ही अपने खेत की फसल को देखने चला जाता है। रामू वहां जाकर अपनी फसल को बर्बाद देखकर रोने लगता है। हे ईश्वर, आप यह कैसा न्याय कर रहे हो। पहले तो एक बूंद बारिश नहीं हो रही थी, और अब हुई तो 5 दिन तक बारिश नहीं रुकी, जिसकी वजह से हमारी सारी फसल खराब हो गई। अब मैं इसका कर्ज कैसे चुकाऊंगा। अगर सेठ धनीराम को वक्त पर पैसे नहीं दिए तो वह मेरा खेत भी हड़प लेगा। रामपुर रोता हुआ अपने घर आ रहा था। तभी रास्ते में वह चक्कर आकर गिर जाता है, तो उसे गांव के अस्पताल में ले जाया जाता है। सुनिए जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए, आपका साथ होना ही मेरे लिए काफी है। आप बस मेरा साथ मत छोड़ना। मधु सेठ धनीराम के यहाँ जाकर उससे पैसों की भीख मांगती है। मधु, यह तो मैं भी जानता हूँ कि बारिश अपने हाथ की चीज नहीं है जिसे हम रोक सके, और इस बारिश से पूरे गांव की फसल खराब हो चुकी है। लेकिन मैंने तो तुम्हें ब्याज पर पैसे दिए थे, और उधारी तो ब्याज खाने के लिए ही दी जाती है ना। सेठ जी, मैं आपके पैसे चुका दूंगी, लेकिन अभी आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें पैसे तो उधार नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ आलू पड़े हैं। तुम उन्हें बाजार में बेच दो। अगर तुमने उन आलू को अच्छे दामों में बेच दिया तो मैं तुम्हें उसे कीमत का कुछ हिस्सा दे दूंगा। मधु के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वह इस बात के लिए मान जाती है। सेठ धनीराम अपने आदमियों के साथ आलू की बोरियां मधु के यहाँ भेज देता है, लेकिन मधु जैसे ही उन आलू को देखती है तो हैरान हो जाती है। ये सारे आलू तो सड़े हुए हैं, ये आलू कौन बाजार में खरीदेगा। अरे मधु, तुम इतना भी नहीं समझती हो। जब बारिश आने से अपनी फसल खराब हुई है तो सेठ धनीराम की फसल कैसे बच सकती है। सेठ धनीराम बहुत चालू आदमी है। उसके सारे आलू सड़ चुके थे, इसलिए उसने यह सारे सड़े आलू तुम्हें दे दिए ताकि वह हमारे ऊपर और कर्जा चढ़ा सके। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे ये आलू बाजार में बेचने ही पड़ेंगे। मधु और रामू यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां चिंटू आ जाता है और इतने सारे आलू को देखकर कहता है, माँ, तुम हमारे घर में इतने सारे आलू क्यों लेकर आई हो? क्या इतने सारे आलू से आलू के पराठे बनाओगे? चिंटू की यह बात सुनकर मधु बहुत खुश हो जाती है। वाह चिंटू, तुमने तो मेरी परेशानी का हल मुझे दे दिया। मैं इन आलू को बाजार में ऐसे नहीं बेच सकती, लेकिन इन आलू में से अच्छे आलू को निकालकर उनके पराठे बनाकर बाजार में बेच सकती हूँ। फिर अगले दिन से मधु बाजार में आलू के पराठे बनाकर बेचने लगती है। कुछ ही दिनों में उस गांव में मधु के हाथ के बने हुए आलू के पराठे बहुत ही मशहूर हो जाते हैं। यह सब देखकर धनीराम को बहुत ही जलन होती है। अरे, यह मधु तो इस तरह मेरा सारा कर्जा उतार देगी। मुझे क्या पता था कि यह सड़े हुए आलू को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकती है, वरना इसे मैं ये आलू कभी नहीं देता। सेठ धनीराम मधु की इतनी बिक्री देखकर परेशान हो रहा था, वहीं मधु के मन में भी अब लालच आने लगा था, और अब मधु खराब और सड़े हुए आलू से भी पराठे बनाकर बेचने लगी थी। अरे मधु, ये क्या कर रही हो तुम। यह आलू तो पूरी तरह सड़ चुके हैं। अगर तुम इस आलू के पराठे बनाओगी तो सबको पता चल जाएगा। इस समय मुझे अपने परिवार के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर हमें सेठ धनीराम के कर्ज से बचना है तो हमें यह सब करना ही होगा।
और मैंने इसमें गरम मसाले भी ज्यादा डाले हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, लोगों को सिर्फ गरम मसाले की ही खुशबू आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मधु सेठ धनीराम का कर्ज चुका देती है। अभी मुझे तुम्हें 15,000 और देने होंगे। किस बात के सेठ जी? मैं तो आपका सारा कर्ज उतार दिया, तो मुझे आपको किस बात के 15,000 देने होंगे? और अब मैं तो अपने खेत में आलू की फसल भी उगाना चालू कर दिया, तो अब मैं अपनी खेत के आलू से पराठे बनाकर बेच दिया करूंगी। अगर तुमने हर महीने मुझे 15,000 नहीं दिए तो मैं गांव के सभी लोगों को बता दूंगा कि तुम सड़े हुए आलू से पराठे बनाकर बेचती हो। सेठ जी, अगर आपने ऐसा करने की सोची भी तो याद रखना कि वो सड़े हुए आलू आपने ही मुझे दिए थे। ये बात पूरे गांव वालों को बता दूंगी मैं। मधु की यह बातें सुनकर सेठ धनीराम चुप हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों में रामू बिल्कुल ठीक हो चुका था और उन्होंने पानी की समस्या से बचने के लिए अपने खेत में कुआं भी खुदवा लिया था और अब वह दोनों पति पत्नी अपने ही खेत में आलू की फसल उगाया करते थे। रामू आलू को बाजार में बेच दिया करता था और जैसे ही आलू खराब होने लगता, मधु उनसे आलू के पराठे बनाकर बेचा करती थी। कुछ दिनों बाद धनीराम गांव के कुछ लोगों को बहला फुसलाकर रामू के घर लेकर जाता है। गांव वालों, अब तुम सब लोग इस मधु के घर की तलाशी लो और देखो कि ये सड़े हुए आलू से पराठे बनाकर बेचती है। यह बात सुनकर मधु घबरा जाती है। अरे अरे, आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं? तलाशी ना ले? तुम आलू के पराठे बनाकर इतनी तरक्की कर रही हो, जरा हम भी तो देखें कि तुम किस तरह के आलू इस्तेमाल कर रही हो। तुमने देखते ही देखते अपने खेत में कुआं खुदवा लिया, अपने बच्चों को शहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया और तुमने मेरा सारा कर्जा भी चुका दिया। फिर गांव का एक आदमी मधु के घर की तलाशी लेता है तो उसे अच्छे आलू ही मिलते हैं। अरे सेठ जी, आप तो बेकार में ही गांव की औरत को परेशान कर रहे हो। मधु बिचारी तो कितने ताजा और साफ आलू ही इस्तेमाल कर रही है आलू के पराठे बनाने में। सेठ जी, आप तो इनको बदनाम कर रहे हो। गांव वालों, आपको तो पता ही है यह सेठ धनीराम कैसा है। यह चाहता था कि मैं इसका कर्ज न चुका पाऊं और यह मेरी जमीन हड़प ले, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने इसका सारा कर्ज चुका लिया, इसलिए ऐसा कर रहा है। अरे हम गरीबों लोगों को परेशान करना ही तो इन अमीर लोगों का शौक है। चलो यहाँ से सब। यह सेठ धनीराम तो हमारा समय बर्बाद कर रहा है। यह कहकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अरे, तुम तो सच में खराब आलू से ही आलू के पराठे बनती थी ना, तो अपने घर में ताजा आलू कहाँ से आए? मुझे पता था सेठ धनीराम कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, इसलिए मैंने पहले ही सड़े आलू छुपा दिए थे। देखो, अब हमारा बेटा शहर में पढ़ रहा है और सेठ धनीराम का कर्ज भी हमने चुका दिया है और अब हम दोनों अच्छे से काम भी रहे हैं और हमने पानी की समस्या से बचने के लिए अपने खेत में कुआं भी खुदवा लिया है। इसलिए अब तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो मैं अपनी चालाकी से घर के सारे आलू छुपा दिए थे, वरना पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाती और हमें गांव से निकाल दिया जाता, तो हम लोग फिर से रोड पर आ जाते। मैंने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, अपने हालातों की वजह से किया, लेकिन अब हालात सुधार चुके हैं, तो मुझे भी अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। आज के बाद मैं अच्छे आलू से आलू के पराठे बनाया करूंगी और खराब आलू का राज हमारे बीच ही रह जाएगा। उस दिन से ही मधु खराब आलू से पराठे बनाना बंद कर देती है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी में देखा कि किसान होना इतना आसान नहीं है। किसान के सर पर हमेशा मुसीबत मंडराती रहती है। बारिश कम होना भी किसान के लिए मुसीबत है और ज्यादा होना भी किसान के लिए मुसीबत है। एक किसान का जीवन हमेशा मुसीबत से भरा हुआ रहता है और हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चक्कर में हमारे पास जो कुछ भी होता है, हम उसे भी गवा देते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।